नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था चाइनीज़ इकॉनमी के बारे में कि द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकॉनमी, चाइना की जो इकॉनमी थी वो किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से चाइना आज़ाद हुआ और किस तरीके से उसने कुछ प्रॉब्लम को फेस किया। उसके बाद भी आज हम डील करेंगे चाइनीज़ इकॉनमी का पार्ट 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी जो वीडियोस होंगी वो लगभग 2 से 3 वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को फिनिश करने की, ख़त्म करने की, बट मे भी हो सकता है कि आज के टॉपिक में ये क्लियर अगर ना हो या आज के वीडियो में ये टॉपिक क्लियर ना हो तो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो रीज़न इसके पीछे ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। यही जो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं। कल तक हमने बात की थी कि जो चाइना है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को उसने फेस किया कोल्ड वॉर के दौरान, और उसने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में, अपनी पॉलिसी में सुधार करना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले सुधार उसके दिखाई दिए कब? 1970s के आसपास। चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर डिसीजन इन 1970। अब देखिए हुआ क्या, 1970 के आसपास चाइना के जो लीडर थे उन्होंने कुछ बड़े डिसीजन लिए, और इन्हीं डिसीजन में एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि अब वो अपना एकांतवास है उसे खत्म कर रहा है। क्योंकि 1960 का जो डिकेड्स था उसके अंदर चाइना का एक छोटा सा युद्ध हुआ यूएसएसआर के साथ, और उसी युद्ध की वजह से इन दोनों के बीच जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं रहे। तो उसके बाद में 1970s के बाद में उसने क्या किया, अपना एकांतवास को तोड़ा, और उसके बाद में उसने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन जो थे वो प्रमोट करना शुरू किए। किसके साथ? यूएसए के साथ। पहले ऐसा कहा जाता था कि दुनिया में जो यूएसए है वो सबसे पावरफुल है और इसके साथ चाइना की रिलेशन शायद अच्छे नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 1970s में चाइना के जो लीडर थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल पलट दिया। फिर हुआ क्या, 1973 में जो चाइना के जो पीएम थे चाउ एन लाई, इन 1973 द पीएम ऑफ द चाइना चाउ एन लाई proposed 4 modernizations in the field of agriculture, industries, science and technology and military। मीन्स अब देखिए हुआ क्या कि जो चाउ एन लाई थे उन्होंने 1973 में, उस टाइम ये पीएम थे, और इन्होंने 4 बड़ी जो मॉडर्न चीज़ें थी वो लेकर आए, 4 बड़े सुधार किए। किन किन एरियाज में? एग्रीकल्चर के एरिया में, कि एग्रीकल्चर जो एरिया है उसमें प्रोडक्शन और अच्छी कैसे हो सकती है। सेकंड, उन्होंने सुधार किए इंडस्ट्रीज को लेकर कि इंडस्ट्रीज है उनके अंदर रॉ मटेरियल कैसा होगा, इंडस्ट्रीज किस तरीके से सेट की जाएगी, इंडस्ट्री जो होगी वो स्मॉल स्केल होगी, लार्ज स्केल होगी, या फिर कुछ और टाइप की होगी। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स किए गए, और इसके साथ साथ एफर्ट्स किए गए मिलिट्री को लेकर। एग्रीकल्चर के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए वो इसलिए किए गए ताकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो फूड ग्रेन्स है उनको लाया जाए। मींस फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनके बीच बैलेंस बनाया जाए। इंडस्ट्रीज में सुधार करने की इसलिए बात की गई कि इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन जो होगी, जो गुड्स बनेगा उससे ट्रेड होगी, तो ट्रेड को अच्छा करने के लिए इंडस्ट्रीज में सुधार किए गए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसलिए सुधार किए गए क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे मिलिट्री की बात करें, इन सब में अगर इम्प्रूवमेंट करनी थी तो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की बात हुई। मिलिट्री एरिया में इम्प्रूवमेंट किया, उन्हें मॉडर्न करने के लिए क्यों कहा गया? बिकॉज चाइना को लगता था कि इन फ्यूचर अगर किसी भी देश के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हुए, और इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो छोटा बड़ा अगर युद्ध हुआ चाइना का, तो उस टाइम जो उसके वेपन्स हैं, जो उसकी आर्मी होगी, वही उसे बचा पाएगी। तो इसलिए क्या किया गया
कुछ सुधार किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। इसके अंदर चेंजेस जो किए गए 1978 में क्या किया गया, जो लीडर थे देन सियाओपिंग, देन सियाओपिंग, जो ये लीडर थी, इनके द्वारा भी क्या किया गया, ओपन डोर पॉलिसी। कौन सी? ओपन डोर पॉलिसी। ओपन का मतलब खुला, डोर का मतलब दरवाजा, पॉलिसी का मतलब नीति, खुले दरवाजे की नीति। अब ये जो नीति थी ये बेस्ड थी कहीं ना कहीं ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर। और अगर व्यापार अच्छा होगा तो देश की जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो अच्छा होगा। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोशिश की गई, दो बातों की कोशिश की गई। पहली कोशिश थी वो थी कि चाइना के अंदर जो इंटरनल जो ट्रेड है उसके चलते जो चाइना की इकोनॉमी है उसमें सुधार करना। दूसरा कि चाइना का जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको लेकर चाइना की इकोनॉमी में सुधार करना। मतलब दोनों ही साइड में कोशिश ये की जाएगी कि प्रॉफिट लिया जाएगा और इसी प्रॉफिट से क्या किया जाएगा, चाइना की जो इकोनॉमी है उसे बूस्टअप किया जाएगा, उसे अच्छा किया जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे चाइना अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, बट उसी के आसपास हुआ ये कि 1991 के आसपास यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो चाइना के ऊपर उस चीज का भी असर दिखाई दिया। चाइना का जो ट्रेड था कहीं ना कहीं वो उस टाइम थोड़ा बहुत इस चीज से प्रभावित हुआ। अब इसी के बाद क्या किया गया, 1991 के बाद यूएसए ने क्या किया, जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और इससे जो 15 देश निकले उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई, कुछ योजनाएं बनाई इन्हें फायदा देने के लिए, चाहे वो आईएमएफ के द्वारा किया गया या फिर वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकी सहायता की गई। जब इनकी सहायता की गई तो उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया जो शॉक थेरेपी का टाइम था, और शॉक थेरेपी के टाइम दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी, स्पेशली इन 15 कंट्रीज की। तो चाइना ने क्या किया, चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन्स देयर इकोनॉमी। चाइना ने क्या किया, जो शॉक थेरेपी थी उसकी तरफ ना जाकर चाइना ने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी थी, खुद की जो इकोनॉमी थी उसे खुला कर दिया। मींस कि अपने देश की इकोनॉमी को चाइना ने अच्छा करने के लिए जो अलग अलग जो पॉलिसी थी, अलग अलग जो योजनाएं थी उनको लागू किया। और इन्हीं योजनाओं की रीजन भी चाइना ने क्या किया, कुछ और सुधार किए अलग अलग एरियाज में ताकि इन पॉलिसीज को और बेटर बनाया जा सके। अब देखिए अलग अलग जब कुछ पॉलिसीज और इंट्रोड्यूस की गई तो सारी पॉलिसीज को बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया बाय दी चाइनीज गवर्नमेंट, और उसका जो इफेक्ट था वो दिखाई दे रहा था साफ तौर पे हर एरिया में। इसी को देखते हुए 1982 में, ईयर याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन की जो जान है वो मेन यही है कि इसके अंदर जो आपके जो डाटास हैं, जो फिगर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन्हीं फिगर के बेस पे आप 6 में से 6 मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए हुआ ये कि 1982 में चाइना ने क्या किया, जो उसकी एग्रीकल्चर थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसे प्राइवेट कर दिया, उसे निजी हाथों में दे दिया। इससे पहले जो चाइना था, चाइना की जो एग्रीकल्चर थी वो पूरी की पूरी स्टेट के अंडर कंट्रोल थी। कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जो सोवियत सिस्टम था उसे फॉलो किया गया था, उसे अडॉप्ट किया गया था, बट अब उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह जो इंडस्ट्रीज थी या चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें उसको क्या कर दिया गया, अब प्राइवेट कर दिया गया। कब? 1982 में, जब एग्रीकल्चर को जब उन्होंने प्राइवेट किया और इसमें चाइना फेल नहीं हुआ, इसमें चाइना फेल नहीं हुआ, चाइना को सक्सेस मिली।
सक्सेस मिलने की रीजन भी चाइना ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, और 1982 के बाद में 1998 में चाइना ने क्या किया, जो भी उसकी इंडस्ट्रीज थी, जो भी उसके कारखाने थे, उसको भी उसने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया या निजी हाथों में दे दिया। जब कारखानों को निजी हाथों में दे दिया गया तो उसके दो बड़े इम्पैक्ट दिखाई दिए। पहला इम्पैक्ट ये कि इंडस्ट्रीज को जब प्राइवेट किया गया तो उसके रीजन भी जो गुड्स बनाए गए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी, और जब क्वालिटी बढ़ी तो इसके साथ साथ ट्रेड भी अच्छा होने लगा। जब ट्रेड अच्छा होने लगा तो चाइना को ये रियलाइज हुआ, ये फील हुआ कि गुड्स को बेचने के लिए हमें एक स्पेशल मार्केट की जरूरत होगी। तो चाइना ने इसके लिए क्या किया, एक खास तरीके की जो मार्केट थी वो डेवलप की। मतलब एक ही एरिया में उन्होंने क्या करना शुरू किया, मार्केट को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। मार्केट को जब सेंट्रलाइज करना शुरू किया तो उन्होंने उस हिस्से को एक नाम दिया SEZ, सीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। डिफरेंट कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो रिलेशन थे उन्हें अच्छा किया गया, उन्हें और बेटर करने की कोशिश की गई, और इससे चाइना को काफ़ी फायदा मिला, उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती दिखी। बाय दीज पॉलिसीज चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। अब देखिए, जब पॉलिसी लॉन्च की गई, चाहे वो ओपन डोर पॉलिसी की बात करें, चाहे वो फॉर मॉडर्नाइजेशन की बात करें, चाहे हम 1982 की एग्रीकल्चर की प्राइवेट करने की बात करें, या फिर 1998 के अंदर हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करने की बात करें, तो धीरे धीरे 2000 तक आते आते जो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गई। मीन्स इससे पहले चाइना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रहा था, धीरे धीरे वो डेवलप होने लग गया, धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी अच्छी होने लग गई। जब अच्छी होने लगी तो उसे एक चीज और देखी कि हमारी इकोनॉमी को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बिकॉज 1990 से लेकर 2000 के बीच एक कंसेप्ट आया, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने क्या किए, कुछ अपनी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ सुधार किए, और इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते चाइना ने दो बड़े डिसीजन लिए। एक उसने क्या किया, जो लॉस थे, जो कानून थे वो बनाए व्यापार को लेकर, ट्रेडिंग जो थे या ट्रेड के जो नए रूल्स थे उनको उन्होंने बनाया, और इसके साथ साथ उसने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन्स थे, इन दोनों चीजों की फॉर्मेशन की, जोन्स बनाए। इसके लिए ट्रेड करने के लिए किस एरिया में किस चीज का ट्रेड किया जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, कुछ कानून बनाए, और इन्हीं कानूनों की मदद से उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड रूल्स थे उनको उन्होंने सॉफ्ट किया ताकि कोई भी देश इजीली चाइना में क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। जब ऐसा कुछ हुआ तो चाइना को और प्रॉफिट हुआ, और जब किसी को एक बार प्रॉफिट हो जाता है, एक बार जब फायदा हो जाता है तो वो कोशिश करता है कि और ज़्यादा फायदा लिया जाए। तो सो प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट इन 2001 मेंबर्स ऑफ द WTO। अब देखिए हुआ क्या कि 2000 तक आते आते चाइना को ट्रेड में क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। जब उन्हें प्रॉफिट हुआ तो उनको ये लगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है क्यों ना इस पैसे को वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में क्या किया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, उस पैसे को अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो व्यापार होगा वो एक्सप्लोर होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। तो 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य बना दिया गया,
या सदस्य बन गया। कौन? चाइना। बना क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेड था वो बहुत बूमिंग कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। सो WTO में इसे मेंबर बना लिया गया। अब देखिए, जब WTO का ये मेंबर बना तो कहीं ना कहीं इसने WTO में सदस्य रहते हुए जो रूल्स थे उनको अपने अकॉर्डिंग बनवाने की भी कोशिश की, या WTO की जो पॉलिसीज थी उसको इसने क्या किया, प्रभावित करने की कोशिश की। और इसी रीजन बिंग हुआ ये कि चाइना ने क्या किया, अपने ट्रेड के साथ क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग देशों के साथ उसने क्या करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू कर दिया। या यूं कह लीजिए कि उसने दुनिया के अलग अलग देशों के साथ बाय दी ट्रेड पॉलिसी जुड़ना शुरू कर दिया। और जब उसने जुड़ना शुरू किया तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या देखी, ग्रोथ देखी। इसी ग्रोथ की रीजन भी चाइना ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू किया। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस किए। इसी रीजन भी चाइना की जो ट्रेड था वो लगातार एक्सप्लोर होता चला गया, चाइना प्रॉफिट में आता चला गया, उसकी इकोनॉमी अच्छी होती चली गई। और धीरे धीरे जो चाइना था वो एक पुअर कंट्री से, एक बैड सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन में शिफ्ट हो गया। इसका रीजन रहा चाइना के अंदर किए गई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स या कुछ दूसरी चीज़ें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गर्मी बहुत है, पंखा मुझे बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक बोल पाना कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है। और उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कल हम पढ़ेंगे चाइना के ही बारे में, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी पार्ट 3। बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।